भाई, तुम मानोगे नहीं, लेकिन जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो मेरे साथ सच में हुआ है। और आज भी जब रात के अंधेरे में उस पुरानी कोठी के पास से गुजरता हूं तो मेरी रूह कांप उठती है। सब कुछ उस दिन शुरू हुआ जब मेरे दोस्त राघव ने मुझे फोन करके बताया कि दिल्ली के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली है जहां अजीब घटनाएं हो रही हैं। वो एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा था, एग्जॉर्सिज्म यानी आत्मा निकालने की रस्मों पर, और उसे किसी सच्चे केस की तलाश थी। तो मैंने उसे सुझाया कि चलो, मेरे नाना की पुरानी कोठी है, गांव सुल्तानपुर के पास, सालों से बंद पड़ी है और वहां की बातें अजीब हैं। गांव वालों का मानना है कि वहां कोई आत्मा है, किसी लड़की की, जो बरसों पहले पागल होकर उसी कोठी में बंद कर दी गई थी और वहीं उसकी मौत हो गई। कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी वहीं भटकती है और जो कोई भी वहां रात बिताता है या तो पागल हो जाता है या गायब हो जाता है। पहले तो राघव को यह सब सुनकर मजाक लगा, लेकिन जब मैंने उसे बताया कि खुद मेरे ताऊ जी, जो उस हवेली को देखने कुछ साल पहले गए थे, वापस लौटे तो उनका दिमागी संतुलन बिगड़ चुका था। वो सिर्फ एक ही बात दोहराते थे, उसने मेरी आंखों में देखा और मैं वहीं खो गया। तब राघव थोड़ा गंभीर हुआ और तय किया कि वो इस केस को डॉक्यूमेंट्री में शामिल करेगा। अगले ही हफ्ते हम दोनों अपने दो और दोस्तों, आरव और सुनील, को लेकर रात के वक्त उस हवेली की तरफ रवाना हुए। हवेली तक पहुंचने के लिए हमें गांव से करीब 2 किलोमीटर का सुनसान रास्ता पैदल तय करना पड़ा, क्योंकि वहां तक कोई गाड़ी नहीं जाती। रास्ता पूरी तरह कच्चा और दोनों ओर घने पेड़। उस रात अजीब सी ठंडी हवा चल रही थी और पेड़ों की शाखाएं इस तरह हिल रही थीं जैसे कोई तुम्हें रोक रहा हो, जैसे कोई कह रहा हो, वापस चले जाओ। लेकिन हम तो एक बार ठान चुके थे, इसलिए चलते रहे। हवेली दूर से ही डर पैदा कर देती थी। ऊंची ऊंची दीवारें, काले पड़े खिड़की दरवाजे और एक टूटी हुई छत जो किसी समय आलीशान रही होगी। दरवाजा धक्का देने पर ही खुल गया, जैसे कोई पहले से हमारी राह देख रहा हो। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन राघव के पास कैमरा और नाइट विजन टॉर्च थी। उसने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। आरव और सुनील ने चारों तरफ झांकना शुरू किया। एक कमरे में पुरानी तस्वीरें थीं। एक लड़की की मुस्कुराती तस्वीर जिसके नीचे लिखा था सावित्री। और तभी सुनील बोला, ये वही लड़की है ना जो पागल हो गई थी। मैंने सिर हिलाया और कहा, हां, मेरी मां बताया करती थी कि ये लड़की एक पंडित से प्रेम करती थी जो तांत्रिक भी था। उन्होंने मंदिर में चोरी छिपे शादी की थी, लेकिन गांव वालों को पता चला तो पंडित को पीट पीट कर मार डाला गया और सावित्री वहीं से पागल हो गई। उसे इस हवेली में बंद कर दिया गया जहां धीरे धीरे उसकी मौत हो गई। तभी आरव बोला, अगर उसका पति तांत्रिक था तो हो सकता है मरने से पहले उसने कुछ छोड़ दिया हो, कोई मंत्र, कोई शाप। राघव ने झुंझलाकर कहा, तुम लोग बातों में बहुत समय बर्बाद कर रहे हो। असली माल तब मिलेगा जब हम यहां रात बिताएंगे और कैमरा ऑन रहेगा। रात जैसे जैसे गहराती गई, हवेली का माहौल बदलने लगा। दीवारों से धीमे धीमे खरोंच की आवाजें आने लगीं, छत से जैसे कोई चल रहा हो। और फिर पहली बार हमने उसे देखा, एक परछाई, बिल्कुल इंसानी, मगर जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में तैरती हुई। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और हमारी तरफ देखकर रुक गई। उसकी आंखें चमक रही थीं जैसे अंगारे। हम सब थर थर कांपने लगे। राघव ने हिम्मत करके कैमरे को उसकी ओर घुमाया, लेकिन कैमरे में कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ सन्नाटा। लेकिन हम सब ने उसे अपनी आंखों से देखा था। तभी अचानक एक खिड़की अपने आप जोर से बंद हो गई और हवेली का तापमान अचानक कई डिग्री नीचे गिर गया। इतनी ठंड हो गई जैसे हम किसी बर्फीले इलाके में आ गए हों। और फिर वो आवाज, एक औरत की चीख, इतनी तेज कि हमारे कान बजने लगे। राघव चिल्लाया, ये वो है सावित्री। तभी कैमरे का लेंस अपने आप घूम गया और रिकॉर्डिंग बंद हो गई। हमें लगा जैसे किसी ने हमारे उपकरणों को कंट्रोल में ले लिया हो। तभी सुनील जोर जोर से हंसने लगा। उसकी आंखें ऊपर की ओर पलट गई थीं और वो अपने ही गले को नाखूनों से नोचने लगा। हम सब चीख पड़े। उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे उसमें कोई और शक्ति समा गई हो, वो हमसे कई गुना ताकतवर हो गया था। तभी उसके मुंह से एक औरत की आवाज निकली, तुम सबने मुझे जगाया, अब लौटना मत। आरव डर के मारे बाहर की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वो खुद ब खुद बंद हो गया, जैसे किसी ने उसे धक्का मारा हो। तभी राघव ने जेब से गीता निकाली, जो वो हमेशा साथ रखता था, और जोर से मंत्र पढ़ने लगा।
तभी सुनील जमीन पर गिर पड़ा और कांपने लगा, लेकिन उसकी आंखें अब भी सफेद थीं। तभी उस कमरे की दीवारों पर खून से कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया। मैं अब अकेली नहीं रहूंगी। हमने जैसे तैसे सुनील को उठाया और दीवार से लगे एक टूटे दरवाजे को धक्का दिया। वो खुल गया और हम सब भागकर बाहर आ गए। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। सुनील आज भी पागलखाने में है। उसकी हालत में कभी सुधार नहीं हुआ। वो बार बार सिर्फ एक बात कहता है, वो अब मेरे अंदर है, वो अब कभी नहीं जाएगी। और राघव, उसने पूरी रिकॉर्डिंग को फिर कभी नहीं देखा, लेकिन 2 महीने बाद उसने आत्महत्या कर ली। उसके कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, कैमरा अब भी चल रहा है। आरव ने शहर छोड़ दिया और कभी किसी से संपर्क नहीं किया। और मैं हर रात जागता हूं ये सोचकर कि अगर वो हम में से एक के अंदर है तो क्या वो मैं हूं? क्या मैं अब भी वही हूं जो उस रात से पहले था, या कहीं वो मेरी आत्मा में बस गई है और धीरे धीरे मुझे खत्म कर रही है? मुझे नहीं पता, लेकिन इतना तय है कि वो हवेली अब भी वही है और सावित्री की आत्मा अब अकेली न। देखो, उस रात के बाद मेरी जिंदगी पहले जैसी कभी नहीं रही। हर चीज में मुझे उसकी झलक दिखने लगी। कभी आईने में कोई परछाई जो मेरी नहीं होती, कभी मोबाइल में खुद ब खुद रिकॉर्डिंग ऑन हो जाना और उसमें किसी और की सांसें सुनाई देना। और सबसे अजीब बात तब हुई जब एक रात मैं नींद में बड़बड़ाता हुआ उठ बैठा और देखा कि मेरे कमरे की दीवार पर किसी ने नाखूनों से खरोंचकर वही लाइन लिख दी थी, मैं अब अकेली नहीं रहूंगी। और तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने जो कुछ भी उस रात उस हवेली से बाहर लाया है वो सिर्फ यादें नहीं थीं। वो एक आत्मा थी, एक बंधन जो अब मेरे भीतर कहीं सांस ले रहा था। धीरे धीरे मेरी सोच बदलने लगी। मुझे अपने ही दोस्तों से डर लगने लगा। मैं घर में अकेला नहीं रह पाता। मेरी मां कहती थी कि मैं रात को नींद में किसी और भाषा में बातें करता हूं, एक ऐसी जुबान जो इंसानों की नहीं लगती। और फिर एक रात मैंने अपने बेडरूम की दीवार पर देखा कि वही लड़की सावित्री मेरी ओर देख रही थी। अधजली साड़ी, बिखरे बाल और आंखों में गहरा खालीपन, जैसे मेरे अंदर झांक रही हो। और तब पहली बार मैंने खुद को उसकी आंखों में देखा और मुझे दिखा मैं नहीं था, कोई और था मेरी शक्ल में, लेकिन उसकी मुस्कान में एक पागलपन था, जैसे वो अब मेरे शरीर को पहन चुकी है और धीरे धीरे मुझे मिटा रही है। मैं मंदिर गया, पंडित के पास गया, लेकिन जैसे ही उसने मेरी ओर देखा उसका चेहरा उतर गया। उसने मुझे बाहर जाने को कहा और बोला, बेटा तुम अब अकेले नहीं हो, और जो तुम्हारे साथ है वो इंसान नहीं। उस रात मैंने पहली बार कमरे में कैमरा लगाकर खुद को सोते हुए रिकॉर्ड किया, और सुबह जब वीडियो देखा तो मेरी रूह कांप गई। रात को करीब 3:03 पर मैं उठ बैठा था और मेरी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। मैं कमरे के बीचों बीच खड़ा होकर किसी को पुकार रहा था, वो आ गया है, अब हम पूरी होंगे। और फिर मैंने जोर से चीख मारी, जैसे मेरा शरीर मेरी आत्मा को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हो। मैंने वीडियो डिलीट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार वो फाइल अपने आप वापस आ जाती थी। मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन अपने आप चालू हो जाती और सावित्री की तस्वीर बीच में उभर आती, वही मुस्कुराती तस्वीर जो हमने हवेली में देखी थी। और धीरे धीरे उसका चेहरा सड़ने लगता, लेकिन उसकी मुस्कान वैसी ही रहती। तब मैं समझ गया, अब ये सब कुछ बाहर की चीज नहीं रही, ये मेरे अंदर घुस चुकी है। एक दिन राघव की मौत के बाद मैं उसके पुराने कमरे में गया। वहां उसकी नोटबुक पड़ी थी। आखिरी पन्ने पर लिखा था, जिसने उसे देखा वो अब खुद को कभी नहीं देख सकेगा, क्योंकि वो तेरी आंखों के रास्ते भीतर आ गई है। और फिर नीचे खून से एक आंख बनी हुई थी, मेरी जैसी। और तब से मुझे खुद पर भरोसा नहीं रहा। मैं आईने से दूर भागने लगा, क्योंकि जब मैं खुद को देखता मुझे ऐसा लगता जैसे मेरी आंखों के पीछे कोई और झांक रहा है। और फिर वो दिन आया जब मैं ऑफिस से लौट रहा था और देखा कि सामने से एक बूढ़ा आदमी आ रहा है। उसने मेरा चेहरा देखा और कांपने लगा। वो बोला, तू इंसान नहीं है, और भाग गया। लेकिन मुझे उसकी आंखों में डर नहीं, एक चेतावनी दिखी, जैसे कह रहा हो कि अब मैं एक खतरा बन चुका हूं, और सच कहूं तो मैं अब खुद से डरता हूं। रात को मेरी हथेलियों से खून निकलता है, लेकिन कोई घाव नहीं होता। और मेरे सपनों में मैं खुद को किसी तहखाने में खड़ा देखता हूं, जहां चारों ओर दीवारों पर वही नाम लिखा होता है, सावित्री, सावित्री, सावित्री। और फिर एक दरवाजा खुलता है
जिसमें से वो निकलती है, लेकिन हर बार उसका चेहरा थोड़ा और मेरी शक्ल में बदल जाता है, जैसे मैं धीरे धीरे उसी में बदल रहा हूं। मैंने उस हवेली को जलाने की कोशिश की। हाँ, मैं गया वापस, पेट्रोल लिया, माचिस लगाई, लेकिन जैसे ही आग लगी, जोर की चीखें आने लगीं। हवेली से नहीं, मेरे अंदर से, जैसे कोई मेरे फेफड़ों को निचोड़ रहा हो, और मैं जमीन पर गिर पड़ा। फिर मुझे अंधेरा दिखा, और जब होश आया तो मैं अस्पताल में था। डॉक्टर बोले, तुम्हारी सांस अचानक रुक गई थी, कोई चमत्कार था जो तुम बच गए। लेकिन मुझे पता था, ये चमत्कार नहीं था, ये चेतावनी थी। उसे मिटाना मुमकिन नहीं, क्योंकि अब वो मुझसे अलग नहीं। और अब जब मैं ये सब तुम्हें सुना रहा हूं, तो खुद नहीं जानता कि ये मेरी कहानी है या उसकी। हो सकता है तुमसे बात करते करते मैं अब पूरी तरह वही बन जाऊं, और तुम मेरी जगह बैठकर अगली कहानी सुनाओ, क्योंकि अब वो किसी नए शरीर की तलाश में है, और वो शरीर कहीं तुम तो नहीं।